राजस्थान में आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहने लगते हैं। ऐसे में हमारे राजस्थान के प्रवासी या आपके विधानसभा क्षेत्र के प्रवासी आपके लिए कितना महत्व रखते हैं? जैसे पहले भारत के अंदर 3 प्रमुख परिवार माने जाते थे, टाटा, बिरला और डालमिया। तो क्या आपको लगता है अपना घर, अपना स्थान, अपना गांव, अपनी परंपरा को छोड़कर के दूसरे देशों में जाकर रहना ठीक है क्या? ये वहां बाहर जाकर वहां का बन जाना, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। उनके पास इतना पैसा हो गया है कि वो हवेलियां उनके लिए मायने ही नहीं रखती। हमारे राजस्थान में तो पधारो भारत देश, ऐसे में हम विदेशों में जाते हैं, आप देखो वहाँ पर अब वहाँ कोई हेलो हाय वगैरह इतना नहीं करता। आप एयरपोर्ट पर जाकर देखो, हाथ जोड़ के नमस्कार करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में विदेशों में हमारा झंडा कहीं ना कहीं फहराया जा रहा। भारत न केवल अपने लोगों को वापस लाने में सक्षम है, बल्कि दूसरों की मदद करने में भी सक्षम है। ये स्थिति पहले नहीं थी। आप भारत के अंदर लोकतंत्र का शासन चाहते हैं या सिर्फ वो तानाशाही चाहते हैं जिसमें आपकी सरकार बनी रहे? ये नहीं हो सकता। नमस्कार, राजस्थान प्रवासी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा जोशी। आज हमारे साथ राजस्थान प्रवासी में बेहद ही खास शख्सियत मौजूद है। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद है सिविल लाइन से विधायक गोपाल शर्मा जी, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार भी है। स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अभिनंदन आपका। सर, जैसा कि हम प्रवास को लेकर कार्यक्रम लेकर आए हैं, प्रवासियों को लेकर कार्यक्रम लेकर आए हैं, राजस्थान में आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहने लगते हैं, प्रवासी बन जाते हैं। ऐसे में हमारे राजस्थान के प्रवासी या आपके विधानसभा क्षेत्र के प्रवासी आपके लिए कितना महत्व रखते हैं? देखिए, राजस्थान में राजस्थानियों ने जो प्रवास किया वो खुशी के लिए नहीं किया। मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, अभी की नहीं कर रहा हूँ। अभी तो लोग अपनी इच्छा से अपने को आगे बढ़ाने के लिए, कुछ बनने के लिए करते हैं। लेकिन शुरुआत जब हुई उस समय अभाव से निकलने के लिए प्रभाव वाले क्षेत्रों में लोग गए। जैसे अपने राजस्थान के बिरला परिवार में सबसे पहले जो व्यक्ति गए वो युगल किशोर बिरला थे। युगल किशोर बिरला अत्यंत सामान्य परिवार के, उनके पास 2 धोतियां भी नहीं थी पहनने के लिए, और वे एक महात्मा जी पंडित गणेश नारायण जी के आशीर्वाद से कलकत्ता गए और वहां जाकर के उन्होंने जो ऊंचाइयां प्राप्त की उसमें घनश्याम दास जी बिरला का नाम प्रमुख रूप से हमारे सामने आता है। और अभी भी कुमार मंगलम बिरला तक बिरला परिवार कुछ न कुछ करने में, आगे बढ़ाने में देश को लगा हुआ है। एक महत्वपूर्ण योगदान इनका ये भी है कि किसी भी तीर्थ स्थल पर जाएं, वहां पर बिरला परिवार की बनाई हुई धर्मशाला, मंदिर का जीर्णोद्धार, मंदिर, इन सब चीजों से राजस्थान का नाम भी शामिल हो जाता है। तो जैसे बिरला परिवार गया, उसी तरह से कुछ और लोग भी गए। जैसे पहले भारत के अंदर 3 प्रमुख परिवार माने जाते थे, टाटा, बिरला और डालमिया। राजस्थान से ही चिड़ावा से डालमिया गए। जैसे पिलानी से बिरला परिवार गया तो पिलानी से 18 किलोमीटर दूर चिड़ावा से डालमिया परिवार गया। तो इनमें रामकृष्ण डालमिया प्रमुख व्यक्ति थे, जिन्होंने सब क्षेत्रों में धन लगाया। उनके नाम से डालमियापुरम बना। और यहां तक कि जिन्ना जब पाकिस्तान जाने लगे तो उन्होंने अपना बंगला तुरंत पैसे देकर के जो खरीदने वाले व्यक्ति थे वो रामकृष्ण डालमिया ही थे। तो जब राजस्थान में पानी की कमी थी, पानी के कारण अनाज की कमी थी, तब लोगों ने प्रवास शुरू किया। और उस प्रवास के कारण बहुत सारे लोग तो माने ही नहीं जाते कि वो राजस्थान के वहीं पर जाकर के रच बस गए। जो सिविल लाइन क्षेत्र है वो पुराना क्षेत्र नहीं है, पुराने गांव तो हैं सैकड़ों साल पुराने,
जैसे हसनपुरा एक महत्वपूर्ण इलाका है, उसका नाम हसमपुरा गांव है। वो उसके बगल में बड़ौदा गांव है, सुशीलपुरा गांव है। अजमेर रोड से जब हम जयपुर में प्रवेश करते हैं तो इस तरह से ये पुराने गांव तो यहाँ पर थे, लेकिन यहाँ से प्रवास वगैरह की बात कभी सुनने में नहीं आई, क्योंकि जयपुर ऑलरेडी इस तरह का शहर था जो लोगों को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त था। यहाँ के महाराजा ने, जयसिंह जी द्वितीय, सवाई जयसिंह जी ने जयपुर बसाया, तो उन्होंने अपने तरह के उद्योग तो नहीं कह सकते, लेकिन व्यवसाय विकसित किए जिसमें बाहर से लोगों को ला करके बसाया। तो उस समय यहाँ से प्रवास करने की स्थिति कभी आई नहीं, लेकिन राजस्थान का प्रवास का एक लंबा इतिहास है और लाखों लोग राजस्थान के भारत के न केवल गांव-गांव में बसे हुए हैं, बल्कि दुनिया भर में गए, और खास करके शेखावाटी और मारवाड़, इन दोनों के लोग, जैसे मारवाड़ के लोगों ने दक्षिण भारत को ज्यादा चुना, जैसे पाली, जालोर, सिरोही, जोधपुर। इधर के लोग हम देखेंगे तो मुंबई और आगे जाकर के चेन्नई और इधर जाकर के बसे। शेखावाटी के लोग सामान्यतया उत्तर भारत और कोलकाता तक, वहां तक रहे। तो इस तरह से अलग अलग कारणों से प्रवास होता गया और बहुत से प्रवासियों ने राजस्थान का ध्यान भी रखा। बिट्स राजस्थान का प्रमुख शिक्षण संस्थान है जो बिरला जी ने बनाया। सर, आप देख लीजिए कि राजस्थान में प्रवास की जब हम बात कर रहे हैं तो मुख्यतः आपने भी बोला कि शेखावाटी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा प्रवास हुआ है। ऐसे में पहले की मैं बात करूं तो पहले प्रवास इसलिए होता था, प्रवासी इसलिए बन जाते थे क्योंकि ऐसा होता था या तो युद्ध का कोई डर रहता था लोगों को, या कोई अपने राजा से परेशान होता तो प्रजा वहां से प्रवास कर जाती थी। लेकिन अब की मैं बात करूं तो बेहतर शिक्षा या बेहतर जीवन यापन के लिए लोग प्रवास करते हैं। लेकिन आज भी लोग जो प्रवास करते हैं, प्रवास तक ठीक है, लेकिन वहां जाकर बसने लग जाते हैं, प्रवासी ही हो जाते हैं। आज मैं ऐसे बहुत सारे गांव देखती हूँ जहां पर उनकी जन्मभूमि होती है, बहुत समय से वो वहां रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो वहां से कई विदेशों में प्रवास करते हैं तो वो वहां के ही प्रवासी बन जाते हैं। वो वहीं रहने लगते हैं, अपने परिवार बसा करके सब चीजें वहीं पर, अपना बिजनेस, अपना काम, अपने बच्चों की पढ़ाई सब वहां से शुरू कर देते हैं और उन पुरानी जो हवेलियां होती है, जमीन होती है उनकी, सबको छोड़ जाते हैं। तो क्या आपको लगता है अपना घर, अपना स्थान, अपना गांव, अपनी परंपरा को छोड़कर के दूसरे देशों में जाकर रहना ठीक है क्या? ये नहीं, इसमें अपने को इस रूप में ज्यादा देखना चाहिए कि राजस्थान से जो प्रवास हुआ है वो राजाओं के कारण या आतंक के कारण नहीं, बल्कि धन कमाने के लिए हुआ है। और धन कमाने में ज्यादातर वैश्य और ब्राह्मण, इन लोगों का प्रवास ज्यादा हुआ, क्योंकि वैश्य कमाने के लिए जाना चाहता था और ब्राह्मण के लिए बहुत लंबे समय तक राजा और संपन्न वैश्य वर्ग ही आधार थे। तो जहां जहां वो गए वहां वहां ये भी गए, फिर इन्होंने भी व्यवसाय शुरू कर दिए। बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण परिवार हैं जो बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति के अंदर हैं। तो वहां बाहर जाकर वहां का बन जाना, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। दो जगह मेंटेन करना ये कठिन है। और जो बहुत बड़े पूंजीपति लोग हैं जिनकी हवेलियां यहाँ पर जगह जगह बनी हुई है, उनके पास इतना पैसा हो गया है कि वो हवेलियां उनके लिए मायने ही नहीं रखती। जैसे एलन मित्तल के पिताजी ने काम शुरू किया और फिर एलन मित्तल ने खास करके ट्रिनिडाद टोबैगो में पोर्ट ऑफ स्पेन के अंदर स्टील की कंपनी खरीदकर अपने काम को आगे बढ़ाया। तो उनके लिए फिर यहाँ की हवेलियां, जगह जमीन, ये सब कोई मायने नहीं रखते। जैसे बिरला परिवार में आज़ादी के बाद तक बिरला परिवार की इच्छा रहती थी कि हम लगातार आते जाते रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी वो लेकर के आए। गांधी जी भी मेरी समझ में
पिलानी आए कि नहीं आए तुरंत मेरे को ध्यान नहीं पड़ता, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू तो आए हैं और भी कई नेता आए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए हैं। तो उनका जुड़ाव लगातार बना हुआ था, वो लोग आते थे, लेकिन अब बहुत कम हो गया। जैसे अजय पीरामल कल कह रहे थे राइजिंग राजस्थान में कि उनका लगाव वहां की शिक्षण संस्थाओं से और सामाजिक कार्यों से है, लेकिन सभी के साथ ये चीज लागू नहीं होती है। जब अशोक गहलोत जी के समय में रिसर्जेंट राजस्थान हुआ तो राहुल बजाज उस समय जीवित थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा अपने भाषण में कि हमको इस चीज से ज्यादा लेना देना नहीं है कि हम कहाँ के हैं, क्या है क्या नहीं है। हमको तो पैसा कमाने में मिलेगा तो ही हम यहां आना पसंद करेंगे। तो इससे एक प्रवृत्ति समझी जा सकती है कि जो प्रवासी राजस्थानी राजस्थान में व्यावसायिक दृष्टि से जुड़ाव रखना चाहते हैं या जिनको हम आकर्षित कर रहे हैं, उनके लिए पैसा ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि कल बड़ी खुशी हुई मेरे को, हमारे राजस्थान के महामहिम राज्यपाल हरिभाऊ जी बागड़े ने ये जोर दिया इस बात पर कि राजस्थान के लोगों पर, प्रवासी राजस्थानियों पर राजस्थान का हक है, इसलिए इनको यहां पर ध्यान देना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने अपनेपन के साथ उन्होंने कहा। लेकिन ये हकीकत है कि जब आर्थिक दौर में व्यक्ति गुजर रहा होता है और उसके सामने केवल आर्थिक दृष्टि से आय कमाना महत्वपूर्ण है, तो सबसे पहले वो ये देखता है कि मुझे यहाँ पर आय होगी या नहीं होगी। ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि आय के साधन या अच्छा बेहतर जीवन हर कोई जीना चाहता है, तो वो सोचता है कि जब हमारे राज्य में या हमारे देश में उन्हें इस प्रकार का स्तर नहीं मिलता है तो विदेशों में जाकर वो रहने लगते हैं, बसने लगते हैं, अपना व्यवसाय भी बनाते हैं। लेकिन सर, इसके साथ में राजस्थान सरकार की मैं बात करूं तो प्रवासियों के लिए उनकी क्या पहल है, क्या कुछ प्रयास राजस्थान सरकार कर रही है? राजस्थान सरकार ने प्रवासी राजस्थानियों को आकर्षित करने के लिए, राजस्थान में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर जो प्रयास हुआ है, ऐसा इससे पहले कभी देखने में नहीं आया। उसका कारण ये है कि सरकार ने बजट देने के बाद अपनी प्रायोरिटी तय की कि हमको राइजिंग राजस्थान सबमिट करनी है, और सरकार ने पूरी तरह से अपने को इसमें झोंक दिया। मुख्यमंत्री जी का विदेश यात्राओं पर जाना, लोगों से सीधे मिलना और देश के बड़े पूंजीपतियों का राइजिंग राजस्थान के उद्घाटन में शामिल होना और प्रधानमंत्री जी का राजस्थान के लिए एक मार्केटिंग से जुड़े हुए व्यक्ति की तरह से लोगों को आमंत्रित करना, ये अपने आप में ऐतिहासिक घटना है। मुझे नहीं याद आता कभी कि राजस्थान को जिस तरह से आदरणीय मोदी जी ने प्रस्तुत किया है और राजस्थान के लिए उद्योगपतियों का आह्वान किया है, ऐसे शब्द इससे पहले इतिहास में न तो बोले गए हैं, लिखे गए हैं, और न मुंह से बोले गए हैं, न उन पर चर्चा हुई है, और न किसी को ध्यान में आया है। तो यह जो चतुर्दिक संयोग है, ये पहली बार राजस्थान में देखने को मिला है। यह है हमारी प्रिपेयरनेस कि हम किसी चीज के लिए कितने मानसिक रूप से तैयार हैं, वो नजर आती है सामने। भविष्य इन सब चीजों का आकलन करता है। भविष्य इस रूप में आकलन करता है कि कितना इन्वेस्ट हुआ, इन्वेस्ट का सदुपयोग हुआ कि नहीं हुआ, सदुपयोग हुआ तो किसके लिए हुआ,
आम जनता को इसका क्या लाभ मिला, जो रोजगार शुरू हुए उसमें यहाँ के राजस्थान के लोगों की भागीदारी रही कि नहीं रही, सरकार को टैक्स के रूप में क्या प्राप्त हुआ, कितना टर्नओवर बढ़ा, ये सारी चीजें मिलकर के तय करती हैं व्यवसाय के परिणाम का। जैसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत को तेजी से आगे बढ़ाने का संकल्प लिया, तो आज वो ये कहने की स्थिति में है कि भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है और हम तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। और जब बीच में एक एक का गैप देके छलांग लगाना है, 5 के बाद 3 तो 3 के बाद 1, तो इस तरह की सोच ये दुर्लभ, अविस्मरणीय, अदम्य साहस का प्रतीक है। विश्व के इतिहास में जगह जगह जहां के रिकॉर्ड मौजूद हैं, वहां पर इस बात के साक्ष्य मिलते हैं कि भारत आर्थिक दृष्टि से नंबर 1 रहा है। उसको सैकड़ों साल बाद वापस दोहराने की कोशिश करना, ये बहुत ही कठिन काम है। और इस कठिन रास्ते पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने चल के ये बताया है कि हमारे में कैपेसिटी है, हमारे अंदर आगे बढ़ने की ललक है और हमारे जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए जो सामर्थ्य चाहिए वो सामर्थ्य हमारे में है। राइजिंग राजस्थान को सफल बनाने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बड़ी भूमिका है। उनको जब ये लगा होगा या उनको जब लगा कि एक व्यक्ति जो अपनी कर्मठता के आधार पर गांव में पैदा होकर दिन भर संघर्ष करता हुआ राजस्थान को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जिस व्यक्तित्व में 4,90,000 करोड़ का बजट देने की क्षमता है, उस व्यक्ति के साथ अगर खड़े होते हैं तो पहला प्रयोग भारत का असफल नहीं जाएगा। इसलिए गुजरात के बाद अगर वो किसी स्टेट के पक्ष में इतना खुलकर खड़े हुए हैं तो वो राजस्थान है। राजस्थान की चूंकि हम बात कर रहे हैं तो राजस्थान की तो धरती में ही ये कहें कि एक एहसास है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की वेशभूषा, यहाँ की भाषा, खान पीन सब लोगों को भाती है। इतना ही नहीं, यहाँ की मारवाड़ी जो भाषा हम कहते हैं और उसके साथ में देश विदेशों से जो लोग आते हैं वो राजस्थान में आकर अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं जैसे स्वर्ग में आ गए हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि राइजिंग राजस्थान का आपने जिक्र किया, इसमें राइजिंग राजस्थान में प्रवासियों को जोड़ने की भी यहाँ सरकार पहल कर रही है। लेकिन ऐसे में सर आप देखो ना कि बहुत मुश्किल होता है किसी भी व्यक्ति का अपने घर को छोड़ना, अपने आंगन को, अपनी जन्मभूमि को छोड़ना बहुत बड़ी मजबूरी होती है, तब वो प्रवास करके जाते हैं। ऐसे में सरकार जो प्रवास करके चले गए हैं लोग, उनको लाने के लिए अब क्या प्रयास करेगी, उनको कैसे यहाँ लाएगी? भले ठीक है राइजिंग राजस्थान जैसा कार्यक्रम कर रहे हैं, यहाँ से जोड़ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा आम तबके के जो लोग हैं, जो छोटे तबके के लोग हैं, उनको यहाँ कैसे ला करके आगे बढ़ाने में प्रयास करेगी? देखिए, छोटे तबके के लोग तो वहां रहेंगे जहां उनका रोजगार रहेगा। तो क्या राजस्थान में वो नहीं हो सकता? हो सकता है, हो सकता है। ये और बड़ा प्रयोग है। जैसे पर्यावरण का संकट आने के बाद दुनिया अपने जड़ों की तरफ लौटने के लिए आतुर है, क्योंकि उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये निश्चित है कि एक राजस्थानी या एक भारतीय दुनिया में किसी जगह पर रह जाए, लेकिन उस जिस अधिकार के साथ राजस्थान में रह सकता है, राजस्थान को ध्यान करने पर उनको जिस कर्तव्य की अनुभूति होती है, वह अपनेपन से ही संभव है। अमेरिका में रहने वाला राजस्थानी या अमेरिका में रहने वाला भारतीय अमेरिका की विजय पर उतनी खुशी से भाव नहीं ला सकता जितनी खुशी से वो भारत के पक्ष में ला सकता है। ये अमेरिकन्स के साथ भी लागू है,
भारत में दूसरे देशों के लोग अगर कोई रह रहे हों नागरिकता प्राप्त करके, उनके साथ भी लागू है। जैसे सोनिया जी तो खैर बहुत बरसों से भारत की हो गई, भारत की बहू हैं, लेकिन फिर भी इटली का नाम लेते समय उनके चेहरे पर खुशी आती है। तो जब भारतीय आपस में विदेशों में कहीं मिलते हैं, एक दूसरे को देख के बड़े खुश होते हैं। यहाँ भले ही नहीं होते, वहाँ लगता है अपना आदमी है, ये पहचान जाते हैं। हमारे राजस्थान में तो पधारो भारत देश कैसे एक मतलब मेहमान जो होता है वो देवता समान होता है। ऐसे में हम विदेशों में जाते हैं, आप देखो वहाँ पर नमस्कार जैसे शब्दों का उद्बोधन होने लगा है, राम राम जैसे शब्दों का उद्बोधन होने लगा है। अब वहाँ कोई हेलो हाय वगैरह इतना नहीं करता। आप एयरपोर्ट पर जाकर देखो, हाथ जोड़ के नमस्कार करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में विदेशों में हमारा झंडा कहीं ना कहीं फहराया जा रहा है। बिल्कुल, वो उसके कारण कि हमारी जो केंद्र सरकार है, जो मोदी सरकार है, वो इतनी शक्तिशाली सरकार है कि व्यक्ति को ये कहने में झिझक नहीं है कि हम भारतीय हैं। भारतीय कहने पर उसको गौरव की अनुभूति होती है, उसको लगता है मैं ऐसे देश से जुड़ाव प्रकट कर रहा हूं जिस देश में ताकत है। पहले लोग ऐसा नहीं कर पाते थे। पाकिस्तान के लोग बहुत सारी जगह पर ऐसा है, जैसे कनाडा में ही मैंने देखा कि वो अपने को भारतीय बताते थे। तो भारत के अंदर ये ताकत आई है। जैसे कोई गुजरात जिला है, उस जिले के पाकिस्तान में है, तो वहाँ के लोग मेरे को कनाडा में ही मिले, टोरंटो में। तो वो उनसे ये पूछना पड़ा कौन सा गुजरात, तो उसको शामिल भ्रम रखना चाहते हैं कि जिससे हम भारत के गुजरात प्रदेश के मान लिए जाए। तो ये एक भारत की जो आगे बढ़ने की स्थिति है, और जो यहाँ से गए हैं भारत से लोग, उनके मन में लगाव बहुत है। जैसे एक बार मैं गया था, वहीं की बात है, एक सरदार साहब थे, टैक्सी चला रहे थे, बोस्टन की बात है। उन्होंने पूछा वसुंधरा जी कैसी हैं? तो ये जो संजोग है। दूसरा, ऐसे ही जो भारत का प्रभाव बढ़ा है वो इस तरह का है कि हांगकांग में एक मोडी रोड है, वहां पर बहुत सारी होटलें और ये सब बनी हुई है। तो वहां वाले ने मेरे को समझा के कहा, बोले ये मोडी रोड है, नॉट मोदी रोड। इस तरह से समझाया उसने। नाइस सर। हाँ, तो ये प्रभाव बढ़ा है। बिल्कुल सही कहा। जैसे वियतनाम में मैंने भी 2-3 को पूछा, मैंने कहा किन किन इंडियंस का नाम जानते हो, तो उन्होंने बताया कि इंदिरा गांधी का नाम लिया, महात्मा गांधी का लिया और मोदी जी का लिया। राजनीति में भी इंटरेस्ट रखते हैं हमारे राजस्थान की राजनीति में ही रखते हैं, उनको बाकी कोई और तो लेना देना है नहीं। अब थोड़ा सा व्यावसायिक क्षेत्रों में बढ़ा है तो लोग व्यवसाय की दृष्टि से भी सोचते हैं, बात करते हैं। यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, उसको लोग लेने के लिए आते हैं। राजस्थान का जैसे हैंडीक्राफ्ट उद्योग इस समय बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। जैसे पहले ज्वेलरी के अंदर राजस्थान का नाम था, उसी दिशा के अंदर यहाँ का हैंडीक्राफ्ट उद्योग बढ़ रहा है। उसके कारण बहुत देशों के बायर्स आ रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। हमको उम्मीद भी नहीं होगी आम लोगों को कि हैंडीक्राफ्ट्स में इतना बड़ा काम राजस्थान में और खासकर जयपुर और जोधपुर में बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बड़ी बात है, स्वागत योग्य है। सही कहा सर आपने, बिल्कुल। इसी के साथ सर एक थोड़ी सी प्रवासियों के लिए ये भी एक घटना होती है कि जब यहाँ से प्रवास करके जाते हैं, वहाँ प्रवासी हो जाते हैं, तो कई बार ऐसे होता है विदेशों में जाकर उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी असुविधा उन्हें होती है। लेकिन ऐसी असुविधा में और ऐसा होता है ना कि हमारी सरकार उन तक नहीं पहुंच पाती है या उनके लिए कुछ कर नहीं पाती है। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो वहीं पर
मतलब अपना जीवन यापन भी खत्म कर देते हैं, कई लोग सक्सेस हो जाते हैं। तो ऐसे में हमारी सरकार अब ऐसे प्रवासियों के लिए क्या कुछ मदद कर करेगी? सकती है। एक तो बहुत खुशी की बात है कि आदरणीय भजन लाल जी ने घोषणा की है कि ये जो अपना कार्यक्रम हुआ है राइजिंग राजस्थान का, इससे जुड़ा हुआ वे डिपार्टमेंट बनाने जा रहे हैं। हाँ जी। तो डिपार्टमेंट बनने पर बहुत अंतर आएगा। दूसरी चीज कि भारतीयों ने या प्रवासी भारतीयों ने, प्रवासी राजस्थानियों ने बहुत दुखों का सामना किया है। बिल्कुल किया है। राजस्थान के लोगों ने भी कम दुखों का सामना नहीं किया। पश्चिम बंगाल से तो एक बार भगाए गए थे, और भी राज्यों के अंदर मारवाड़ियों को भगाओ जैसे नारे लगते रहे हैं। मैंने खुद भी जब वाराणसी छोड़ा तो मेरे मन में भाव था कि मुझे वहां जाना चाहिए जहां का मेरा खून है, जहां का मेरा परिवार रहने वाला है। तो वाराणसी के अंदर मेरे को बहुत सारे लोग जानते थे। इसके बावजूद भी वाराणसी छोड़ने का कारण सिर्फ एक था कि मैं राजस्थानी हूं और मैं राजस्थान में सुरक्षित हूं। आपने भी प्रवास किया था? हाँ, मेरा परिवार बिहार में भी रहा, उत्तर प्रदेश में भी रहा, लेकिन मेरे को जब फैसला करने का वक्त मिला तो मैंने राजस्थान को चुना। मतलब आप फिर से अपनी धरा पर आ गए। और बहुत सोच समझ करके कि मुझे वहां जाना चाहिए जहां से मैं जुड़ा हूं। और निश्चित रूप से उसके लाभ होते हैं। जैसे मैं शेखावाटी का रहने वाला हूँ, लोग सब मिल जाते हैं। पहले लोग कहते थे बाहर का है, बाहर का है, बाहर का है, फिर उनको पता चला सारी रिश्तेदारियां वगैरह लोग सब यही के हैं। हाँ। तो सबको समझ में आ गई, वो अपना तो फिर से झलकने लगा। हाँ। पहले लोगों ने राजनीतिक रूप से ये कहने की कोशिश की कि तो बाहर का है। हाँ, तो सुनने में भी आया मैंने था। कहा हाँ, बाहर का बिल्कुल। मतलब क्या है, तो हिंदुस्तान के। बिल्कुल सही फिर है। बताया हिंदुस्तान के नहीं, राजस्थान के। तो अपनेपन का एहसास है ना, ये बहुत बड़ा है। आज ऐसा हुआ है कि दुनिया में किसी भी भारतीय पर संकट आ जाए, यमन से लेकर के यूक्रेन तक, भारत न केवल अपने लोगों को वापस लाने में सक्षम है, हाँ बल्कि दूसरों की मदद करने में भी सक्षम है। ये स्थिति पहले नहीं थी। बिल्कुल सर। लोगों को फांसी की सजा हो जाती है, लेकिन चूंकि वो भारतीय हैं इसलिए वहां की सरकारों को फैसले वापस लेने पड़ते हैं। इतनी ताकत कभी भारत की नहीं रही। सही कहा आपने। अन्य देशों की बात करें तो देखिए ना, कितनी असुविधाएं हैं, कितना दुखद पल उनके सामने होता है। लेकिन भारत में सुरक्षा की दृष्टि से भी देखें तो एक समय था कि कोई भी सुरक्षित नहीं रह पाता था, दिन रात सब। लेकिन आज रात भर अगर लोग बाहर रहे, व्यवसाय करते हैं, बाहर जाती, लड़कियां भी बाहर जाती, तो भी सुरक्षित है। बहुत कुछ बदलाव तो हुआ। पहले ये मानते थे जैसे अमेरिका के किसी व्यक्ति के साथ दुनिया में कोई बात हो जाए तो लोग सोचते थे कि अमेरिकन है, हाँ, तुरंत सब ध्यान देते थे। वैसे ही अब भारत की स्थिति हो रही है। भारतीय है तो सुरक्षित है। एकता भी क्यों देखने को सुरक्षित मिलती है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी हैं। मोदी जी हैं तो मुमकिन है। एकता भी देखने को मिलती है। सर, आप देखिए ना, आज हमारा आध्यात्मिकता कितना बढ़ गया है और हिंदुत्व, हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत सर्वप्रथम जाना जाता है सभी जगह। आज किसी भी राज्य में भारत का नाम लो तो एक चेहरे पर स्माइल, एक चमक सी अलग आने लगती है। अलग होती है। और खास तौर पर अगर राजस्थान का नाम ले दे तो बस वहां की संस्कृति दिमाग में लगने लगती है, इमेजिन करने लगती है कि हाँ। पहले ये स्थिति नहीं थी, लेकिन पिछले 50 वर्षों में स्थितियां बदली हैं कि राजस्थानी होने का मतलब संपन्नता से जोड़ा जाने लगा है। बिल्कुल। शिक्षा से जोड़ा जाने लगा है। वनस्थली ने महिला शिक्षा को जोड़ने का काम किया, और ये जो एलएन ग्रुप वगैरह ने जो मेहनत की उसके कारण कोचिंग और ये सब, जितना राजस्थान का शिक्षा में प्रभाव बढ़ा है वो अभी बढ़ा है। ऐसे ही मेरे को लगता है कि राइजिंग राजस्थान से अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा और उसका फर्क रोजगार पर, व्यवसाय पर
और आर्थिक स्थिति के ऊपर पड़कर रहेगा। आर्थिक स्थिति, व्यवसाय, व्यापार की आपने बात की यहाँ। ऐसे में सर आपके हिसाब से और ऐसे कौन सी पहल, ऐसी कौन सी योजना सरकार को करनी चाहिए जिससे कि वाकई हमारी अर्थव्यवस्था में और अच्छा सुधार हो सकता है, प्रवासियों के लिए भी वो फायदेमंद हो सकता है? देखिए पूजा जी, मैं उस सोच में यकीन करता हूं जिसमें माना जाता है नेतृत्व करिए, साथ दीजिए या हट जाइए। जी। नेतृत्व करने वाले लोग लोकतंत्र के अंदर बहुमत के आधार पर मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल सब लोगों का विश्वास अर्जित करके जो काम करने का फैसला करे, लोकतंत्र में उसका साथ दिया जाना चाहिए। सत्ता पक्ष के ऊपर तो यह विषय लागू होता ही है, यह प्रतिपक्ष पर भी होता है। जैसे सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की और 5 दिन में ही आलोचना करने लग गए, सरकार बनने से पहले ही आलोचना करने लग गए, तो आप डेमोक्रेटिक हैं कि अनडेमोक्रेटिक हैं? बिल्कुल सही है। आप भारत के अंदर लोकतंत्र का शासन चाहते हैं या सिर्फ वो तानाशाही चाहते हैं जिसमें आपकी सरकार बनी रहे? ये नहीं हो सकता। अगर कोई भी चीज सरकार करने जा रही है तो हमको इंतजार करके उसकी सफलता का इंतजार करना चाहिए। हमको उसकी पराजय के रास्ते और पराजय की भविष्यवाणी करते हैं तो हम उस जनता के साथ अन्याय करते हैं जो किसी में विश्वास करके वोट देती है, आगे बढ़ाती है। तो इसलिए इस समय जो चल रहा है उसके अलावा तुरंत तो कोई रास्ता नहीं है, लेकिन मौलिक रूप से अगर सोचा जाए तो यह सोचने का समय भी है कि भारत का जो मूल स्वभाव, प्रकृति, भारत की अपनी जल, जमीन, जंगल, जायदाद, जैविक संसाधन, ये सब जो हैं ये कुल मिलाकर के किस रास्ते की तरफ स्वाभाविक रूप से बढ़ाते हैं। जी। अगर 8.25 करोड़ लोगों का राजस्थान सिर्फ शहरों में तब्दील हो जाए तो उस व्यक्ति का क्या होगा जो सिर्फ धोती और साफा बांधना जानता है और जिसको अभी भी मोबाइल में वो बगल वाले को कहता है ये नंबर मिला दो। बिल्कुल सही है। तो ये व्यापक दृष्टिकोण है जिधर दुनिया वापस जा रही है। जैसे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जब पर्यावरण पर दुनिया ने फैसला किया तो इस बात का फैसला किया कि हम वापस सृष्टि के विकास की ओर कैसे लौटें। वही विषय हमारे सामने है कि राजस्थान को आर्थिक और व्यावसायिक दृष्टि से आगे बढ़ाते हुए, औद्योगिक रास्ते पर आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ के मूल तत्व यानी यहाँ की जमीन के उपयोग, यहाँ के किसानों की स्थिति, यहाँ के गरीबों की स्थिति, यहाँ के पीड़ितों की स्थिति, उस पर भी उतना ही ध्यान देंगे जितना कि हम व्यावसायिक प्रगति की ओर ध्यान देंगे। क्या भगत सिंह को एक अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती थी? बिल्कुल। क्या भगत सिंह खेती करके अच्छा अनाज उत्पादन नहीं कर सकते थे? क्या चंद्रशेखर आजाद एक अच्छे पहलवान नहीं हो सकते थे? क्या सुभाष चंद्र बोस और 2-4-5 साल इंतजार करके कांग्रेस के शीर्षतम नेता के रूप में स्थापित नहीं हो सकते थे? लेकिन फिर भी इन्होंने कुछ अलग रास्ता लिया। वो अलग रास्ता इसलिए लिया कि उनको लगा कि केवल अपना शरीर, अपने शरीर का लाभ, अपने लिए धन कमाना ही पर्याप्त नहीं है। भारतीय संस्कृति, भारत माता की इच्छा इसी तरफ लेके जाती है। सही कहा सर न आपने। त्वम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणी नामार्ति नाशनम। कि स्वर्ग, राज्य, पुनर्जन्म की इच्छा ही सब कुछ नहीं है। सब चीजों के मूल में है कि प्राणी मात्र के
कष्ट को दूर कैसे किया जाए, यही भारतीय संस्कृति है, यही राजस्थान सरकार का उद्देश्य है, यही भजनलाल जी सरकार का उद्देश्य है, यही मार्गदर्शन हम लोगों को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया हुआ है। सही कहा आप सर आपने। और विकसित भारत संकल्प का जो सपना है नरेंद्र मोदी जी का, वो भी मुझे लगता है तभी पूरा होगा जब सरकार ये सब ना देखे कि पक्ष विपक्ष क्या चल रहा है, क्या कमियां हैं, बल्कि एक साथ मिलकर एक साथ खड़ी होकर के जनता के हित के लिए कुछ सोचे, तो हमारा भारत कहाँ से कहाँ और पहुंच जाएगा। ये बिल्कुल सही कहा सर आपने। तमाम जानकारियों के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि जिस प्रकार आज आपने राजस्थान प्रवासियों के लिए जो बातें कही, जो उनकी पहल योजनाओं को लेकर आपने अपने तर्क विचार रखे, वो वाकई तारीफ काबिल है। आगे भी हम ऐसे ही आपसे तमाम जानकारियां लेते रहेंगे, राजस्थान प्रवासियों पर बात करते रहेंगे और आगे क्या कुछ इनके लिए विशेष कर सकते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद पूजा जी, आपका भी धन्यवाद। और आचार्य लव भूषण जी के नेतृत्व में चल रहे आपके इस शो के लिए भी बहुत बहुत आभार। उनका भी अभिनंदन, आपका भी अभिनंदन। गोविंद देव जी की कृपा बनी रहे। थैंक यू सर।